बच्चों, आज का टॉपिक होगा सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। देश की जीडीपी के बारे में आज समझेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। पहले परिभाषा शुरू करते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में, पहली बात तो हमें ध्यान रखना, एक लेखा वर्ष मीन्स एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में, इसका मतलब हमारे देश में चाहे वो विदेशी लोगों ने उत्पादन किया हो, चाहे हमारे देशवासियों ने उत्पादन किया हो, घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त किन अंतिम वस्तुओं, हम किसको जोड़ते हैं? अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, अर्थात उसकी मुद्रा में कितनी वैल्यू है, के योग को जीडीपी कहते हैं। जब जीडीपी को बाजार मूल्य पर मापते हैं तो इसे जीडीपी एमपी किसे नोट करते हैं? जीडीपी और सफिक्स में एमपी कहते हैं तथा निम्न तरह परिभाषित करते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एमपी कहते हैं। घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों दोनों के द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाएं मापी जाती हैं या आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश की जीडीपी में चाहे देशवासियों ने उत्पादन किया हो, चाहे विदेशियों ने आकर के देश में हमारे में उत्पादन किया हो अपनी कंपनी फैक्ट्री लगा करके, तो वो सभी जो उत्पादन है, टोटल उत्पादन हमारा क्या होगा? हमारे देश की जीडीपी। लेकिन एक लेखा वर्ष में वह काम कब होना चाहिए? एक वर्ष में हम मापेंगे उसे, और हमारी घरेलू सीमा में होना चाहिए वो उत्पादन, और हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को ही उसमें मेजरमेंट करेंगे। आइए समझते हैं जीडीपी के अगले तथ्य को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को सबसे पहले साइमन कंजनेट 1934 में, हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले जीडीपी का शब्द का इस्तेमाल करने वाले साइमन कंजनेट थे, जिन्होंने 1934 में इसका इस्तेमाल किया और हमें बताया कि जीडीपी किस तरह से किसी देश की आर्थिक स्थिति को बता सकती है। जीडीपी से हम जानते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितनी तरक्की हुई है, कितनी प्रगति हुई है। फिर इसे 1944 में विश्व के सभी देशों द्वारा यूज किया जाने लगा, अर्थात जीडीपी से सभी देश 1944 में मान्यता दे दी कि जीडीपी से ही हम अपने देश की आर्थिक हालत को जांचेंगे, अर्थात हमारा कितना देश में प्रगति हो रही है उसको हम जांचेंगे। जीडीपी मुख्यतः दो तरह की होती है। एक तो होती है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी जिसे बोलते हैं। दूसरी है नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी, अर्थात मौद्रिक जीडीपी, या हम कह सकते हैं मुद्रा के इन्फ्लेशन के प्रभाव से। किसके? इन्फ्लेशन के प्रभाव द्वारा। इसमें क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी पर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वस्तुओं की कीमत अचानक किसी कारण से बढ़ जाए तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? नॉमिनल जीडीपी पर। बाजार कीमत पर कैलकुलेट किया जाता है। इसको क्या, नॉमिनल जीडीपी को किसको कैलकुलेट किया जाता है? आज की बाजार कीमत पर। जबकि वास्तविक जीडीपी को कहाँ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बेस ईयर की प्राइस पर। ये बेस ईयर क्या होता है? इसे सीएसओ निर्धारित करता है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम यही है कि हमारे जितने भी देश में वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उन सभी वस्तुओं के प्राइस को उस बेस ईयर में दिखाना कि इस बेस ईयर में, मान लिया कि 11-12 बेस ईयर है, तो 2011-12 में सभी वस्तुओं के कितने प्राइस थे, उसका कंपैरिजन में हम अन्य ईयर, अर्थात जैसे 2019 की हम कैलकुलेशन करेंगे 19 की, 2019 में हम देखेंगे कि बेस ईयर क्या था, उनकी कीमतें लगा करके हम रियल जीडीपी आज चेक कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी चेक करने के कारण हम देख पाएंगे कि हमारे वास्तविक ग्रोथ कितनी हुई है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन की ग्रोथ नहीं है, उससे हट करके है। हम सामान्यतः जीडीपी को देखें, ईयर जीडीपी तो 2016 में 8.17%, 2017 7.17%, ये ग्रोथ दिखा रहे हैं परसेंट, पिछले साल से अगले साल की ग्रोथ। तो ये ग्रोथ नहीं हुआ, या डेप्रिसिएशन हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, घट गया। या
18 में 6.81, अर्थात लगातार हमारी जीडीपी घट रही है। यह आंकड़ा हमारे देश की जीडीपी का है। अगर हम देखें कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल हम जीडीपी को क्वार्टरली, एक्चुअली क्या मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्वार्टरली हम मेजर करते हैं, अर्थात साल के चौथे हिस्से में, अर्थात हमारे साल का चौथा हिस्से में 3 महीने में, हर 3 महीने में हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्वार्टरली कैलकुलेट, क्यों 4th ईयर 12 तो वन ईयर हो गया कंप्लीट, 12 मंथ मीन्स 1 ईयर। इसका मतलब हम लोग जीडीपी को क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2019 में देश की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 3.202 ट्रिलियन थी, 3.202 ट्रिलियन। लक्ष्य हमारे 2025 का है, प्राइम मिनिस्टर रखा है, क्या रखा है, 5 ट्रिलियन करने का, अर्थात हमें अपनी जीडीपी कहाँ पहुँचा देनी है, 5 ट्रिलियन पर। कहाँ से, 3.202, लगभग 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पर पहुँचाना है। तो ये जो ग्रोथ हमें करनी है, किस तरह से करनी है, वस्तुओं में उत्पादन में इजाफा करके। उसके लिए हमारी जो देश है, देश में विभिन्न योजनाएं बन रही हैं, नई योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर हम जीडीपी वर्ल्ड रैंकिंग को देखें तो एक बार इस पर ध्यान दें कि यूएस की जीडीपी डॉलर में 21.44 ट्रिलियन, चाइना की 14.14 ट्रिलियन, जापान डॉलर 5.15 ट्रिलियन, जर्मनी 3.86 ट्रिलियन, इंडिया 2.94 ट्रिलियन एंड यूके 2.83 ट्रिलियन। इसका मतलब हमारी जीडीपी के हिसाब से हमारा देश 5th प्लेस पर है। बेसिकली जीडीपी में हम सारी वस्तुएं जितनी भी देश में उत्पादित हुई हैं उन सबका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबका कैलकुलेशन करने के लिए भी हमारी ये व्यवस्था की गई है कि कैसे कैलकुलेट की जाए। तो हमने उनको सिर्फ 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, सभी वस्तुओं को, जितना भी उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। किसमें, प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र और टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में हमारे क्या आते हैं, देखिए लैंड पर जो काम होते हैं, लैंड से कृषि होती है, फिशिंग होती है या कुछ बागवानी होती है, वो जो भी लैंड से रिलेटेड हैं प्राइमरी, तो वो प्राइमरी फील्ड में आएंगे, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में उनको हम कैलकुलेट करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो प्राइमरी क्षेत्र को रॉ मटेरियल मानते हुए, हम रॉ मटेरियल किसको मानेंगे, प्राइमरी क्षेत्र के सब चीज़ों को, उससे फिर उत्पादन करेंगे, हम उद्योग बनाएंगे, उद्योग से हम प्राइमरी को लेकर के उसमें उत्पादित करेंगे, किसमें, उद्योगों के द्वारा, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र में लाएंगे। जैसे मान लिया कपड़ा उद्योग, कपड़ा हम पैदा कर रहे हैं, क्लॉथ मेकिंग क्लॉथ्स, और अगर हम लैंड से अगर अपने यहाँ अगर ईंट बना रहे हैं, किसको बनाने के, मकान बनाने के लिए, तो वो भी उद्योग है एक तरह का, और प्राइमरी फीड से हमने उसको इस्तेमाल किया। या कुछ मिनरल्स हैं जैसे आयरन, स्टील, ये निकाल रहे हैं, उसको उद्योग के द्वारा निकाल के अलग कर रहे हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र। इन द्वितीयक क्षेत्र और प्राइमरी क्षेत्र के बाद आता है थर्ड टर्सरी सेक्टर, सर्विसेज, सेवाएं। इन दोनों में जो सेवाएं चल रही हैं, जो व्यक्तियों की सेवाएं हैं, जैसे डॉक्टर अपनी सेवाएं कर रहे हैं, या हम कहें कि सभी अपनी सेवाएं, जैसे टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नर्स अपनी सेवाएं दे रही हैं, इधर जो है ड्राइवर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह की जो सेवाएं, सर्विसेज क्षेत्र कौन सा है, तीसरा क्षेत्र है। इन सब की, तीनों सेक्टर्स की जो टोटल वैल्यू है, इसको मिला करके सभी को अगर हम मनी वैल्यू निकाल लें सभी की, किसकी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों की मनी वैल्यू को अगर एक साथ इकट्ठा करें तो वो हमारे देश की क्या होगी, जीडीपी, अर्थात टोटल मनी वैल्यू ऑफ अबव 3 सेक्टर्स कॉल्ड जीडीपी। आगे देखेंगे जीडीपी परसेंट में कैसे कैलकुलेट करें। हम ये देखते हैं कि जीडीपी हम सामान्यतः परसेंट में दिखाते हैं, तो जीडीपी परसेंट में कैलकुलेट करने के हम मेथड देखेंगे। उससे पहले वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है। वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी अपॉन कीमत सूचकांक इंटू 100, अर्थात रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉर्मल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इस तरीके से हम वास्तविक जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी से हम वास्तविक जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। ये आपस में इंटरलिंक है। अब हम देखेंगे कि जीडीपी परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाए, उसके क्या तरीके हैं। देखिए हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि 2011 में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। किन किन वस्तुओं का, सिर्फ हमने 3 वस्तुएं ले रखी हैं, ब्रेड, बटर और मोबाइल फ़ोन्स। ब्रेड की कीमत है 4 रुपीज़ पर पीस
वहीं बटर 10 रुपीज़ पर पीस, मोबाइल 100 रुपीज़ पर पीस। क्वांटिटी का उत्पादन हो रहा है, यहाँ ब्रेड 100 उत्पादन कर रहे हैं, वहीं बटर 50 पीस उत्पादन कर रहे हैं, वहीं मोबाइल फ़ोन्स 50 पीस उत्पादन कर रहे हैं। इनको अगर हम कैलकुलेट करें, प्राइस इनटू क्वांटिटी करें, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में हुआ किसका, ब्रेड का, कितना आ गया 400 रुपीज़। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई बाई 50 वी विल गेट 500। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बटर कितना रहा, 500। मोबाइल फ़ोन से कितना है कंट्रीब्यूशन, इसी तरह से 5000। टोटल किया इनका कितना है 5900 रुपीज़। तो हमने जो टोटल उत्पादन किया, हमारी अर्थव्यवस्था में टोटल जो उत्पादित वस्तुएं मान लीजिए 3 ही वस्तु उत्पादित हमारा देश कर रहा है, तो तीनों वस्तुओं ने एक साल में कुल कितने रुपए का उत्पादन किया, तो 5900 का हमने देखेंगे जीडीपी कलेक्शन हुआ, अर्थात इतना रुपए का ही हमारा जीडीपी हमारे देश का है। अब यही 3 वस्तुएं अगले साल क्या होता है, नेक्स्ट ईयर 2012 में ब्रेड 4 पहले बनते थे, ज़रूरत हुई, जनसंख्या ज़्यादा पैदा हुई, अर्थात हमारी जो ब्रेड बनाने की संख्या है वो बढ़ी, 5 बनाने लगे 4 की बजाय। वहीं हमने बटर के 12 बनाने लगे 10 की बजाय। मोबाइल फ़ोन भी हमने 110 बनाए। इसका मतलब हमने पहले से ज़्यादा उत्पादन किया। और इधर जो रेट भी हमारे बढ़े, सॉरी ये उल्टा कह गया मैं, ये प्राइस है। तो 5 से हम कितना हुआ, प्राइस बढ़ गए 4 से 5 रुपीज़ पर, 10 से 12 रुपीज़ पर, और 100 से 110 रुपीज़ पर। तो ये प्राइस की ग्रोथ है। इधर क्वांटिटी 100 पहले पीस बनाते थे बटर के और ब्रेड के, अब हम 120 पीस बना रहे हैं ब्रेड के। बटर के 50 बनाते थे पीस, अब हम कितने बना रहे हैं, 75 पीस बना रहे हैं। वहीं 50 पीस किसके बनते थे, मोबाइल के, अब हम 60 पीस बना रहे हैं। इसका मतलब प्राइस भी बढ़ा है और साथ में हमारी क्वांटिटी उत्पादन की बढ़ी है। अब हम देखते हैं दिस मल्टीप्लाई विद दिस वी विल गेट 600, अर्थात क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी वी विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो हमने फिर से मल्टीप्लाई किया 600, 12 into 75 देन वी विल गेट 900, 110 मल्टीप्लाई 60, 600 टोटल किया देन वी विल गेट 8100। तो रुपीज़ 8100 टोटल जीडीपी का हुई 2012 में। इसका मतलब 2011 की जीडीपी 5900, 2012 की जीडीपी टोटल हमारी कितनी है 8100। अब हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज ग्रोथ किया हमने, क्या ग्रोथ किया है हमारे देश ने कुछ ग्रोथ किया है या हमने कम उत्पादन किया है, हम लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चेंज देखने के लिए परसेंटेज चेंज देखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये परसेंट में आएगा। तो हमारे पास फाइनल कितना है 8100, हमने डाला 8100 माइनस 5900 डिवाइड बाई इनिशियल कितना है, इनिशियल 5900, पिछले साल का इनिशियल 5900 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 100, then we will calculate it, then we will get 37.28%। तो इसका मतलब ग्रोथ जो हुआ टोटल जीडीपी में 37.28% का ग्रोथ हुआ। इस तरह से हम एक देश, पूरे देश के उत्पादन को इकट्ठा करके हम जीडीपी को कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि हमारा देश में कितना ग्रोथ किया गया है। अगला पॉइंट देखें कि जीडीपी के प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ते हैं। वास्तव में जीडीपी के प्रभाव कहाँ हैं और किस किस जगह पर ये प्रभावित होती है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करती है। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि, अगर हमारी जीडीपी में वृद्धि होती है तो कहाँ कहाँ हमें सुविधाएं या कहाँ कहाँ हम लोग जो है इसको देख पाते हैं। जीडीपी में वृद्धि हुई है, इसका मतलब रोजगार उत्पादकता में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। अगर रोजगार उत्पादकता बढ़ती है तो निश्चित रूप से लोगों की आय में वृद्धि होगी, अर्थात लोगों को पैसे पहले से ज़्यादा आएंगे। जब पहले से ज़्यादा पैसे आएंगे तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे, वस्तु और सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे, अर्थात कुल मांग में वृद्धि होगी, वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि होगी। जब वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि होगी तो जो निवेशक हैं उनको निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। तो निवेश प्रेरणा में वृद्धि, अर्थात निवेशक ये चाहेंगे कि हम और ज़्यादा उत्पादन करें। अगली साल जो योजना बनाएंगे उत्पादन की तो वो वृद्धि कर देंगे उसमें, उत्पादन की योजना में, कि ज़्यादा वस्तु उत्पादित करें। इधर निवेशक का उच्चतर स्तर, अर्थात निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में अपना पैसा निवेश करेंगे। फिर से एक बार फिर वास्तविक जीडीपी में वृद्धि, फिर से क्या होगा,
वास्तविक जीडीपी में फिर से वृद्धि होगी, और फिर से वृद्धि होगी, तो ये चक्र बार बार चलता रहेगा। अर्थात यही चक्र बार बार चलता रहेगा, बार बार चक्र चलता रहेगा, और हर साल जीडीपी में वृद्धि होती रहेगी। देश प्रगति करेगा, देश में रहने वाले सभी लोगों को क्या क्या होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीडीपी क्या करता है, ये चेंज क्वालिटी ऑफ लाइफ करता है, अर्थात लोगों के जीने की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा, लोगों की शिक्षा में वृद्धि होगी, लोगों के जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी, लोगों के लिए इस तरह से जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी, और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये मैं समझता हूँ जीडीपी का टोटल, इसमें सभी तरह की हमने आपको बता दिया है, जीडीपी को हर तरह समझा दिया है, तो आपकी समझ में आया होगा।